अच्छा दोस्तों, हमने काफ़ी ये मूवीज़ में भी देखा होगा कि जहाँ कोई ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वहाँ पे लाइट्स जो हैं वो फ्लिकर करने लगती हैं। और इसके पीछे की साइंस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लाइट मेरी फिर से आई थिंक फ्लक्चुएट कर रही है। और इसके पीछे की साइंस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लाइट मेरी फिर से आई थिंक फ्लक्चुएट कर रही है। साइंस अगर मैं आपको बताऊँ अच्छा, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं कि ये भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल छलावा, ये सारी धकियानुसी बातें हैं, पिछड़ी सोच का नतीजा है। जो कुछ भी है सिर्फ आज की मॉडर्न साइंस है, और ठीक भी है, सबका अपना अपना मानना है। कुछ लोग साइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग इन सारी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। लेकिन बात जब आती है एक लड़का और एक लड़की की, तो आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एक बेटा और बेटी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है। भाई, हमें तो एक बेटा चाहिए जो हमारा वंश आगे बढ़ा सके, हमारी विरासत को आगे लेकर आ सके, हमारे कुल का गौरव बन सके। लेकिन अगर गलती से उसी परिवार में एक बेटी पैदा हो गई तो भाई, बेटियां तो माँ बाप पे बोझ होती हैं, समाज का प्रेशर रहता है माँ बाप के ऊपर। जब तक बेटी की शादी ना करो, माँ बाप के ऊपर कर्जा बढ़ता रहता है। दोस्तों, ये हमारे दोगलेपन को दर्शाता है। जहाँ एक तरफ हम इतने मॉडर्न बनते हैं, वहीं पे हम आज भी इन सारी चीज़ों को लेकर इतने सीरियस हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश, और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं सुनाता हूँ, सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ जो लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। तो आज की जो कहानी है वो श्रुति की है। श्रुति जो कि यूपी के एक छोटे से शहर में रहने वाली है, और इस वक्त वो कॉलेज में है। तो बात तब की है जब श्रुति की मदर की शादी श्रुति के फादर से हुई थी। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, करीब 20-25 साल पुरानी ही बात है। मतलब तो हुआ क्या था कि जब श्रुति की मदर की श्रुति के फादर से शादी हुई तो ज़्यादा परिवारों ने ज़्यादा एक दूसरे के बारे में कोई इंक्वायरी या कोई चीज़ नहीं करी थी। ठीक है, उनको लगा परिवार अच्छा है, अच्छा खासा बिजनेस है उनका। तो श्रुति की मदर की शादी श्रुति के फादर से हो गई। लेकिन शादी के बाद श्रुति की मदर को ये पता चला कि जो श्रुति के फादर हैं वो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ी मेंटल कंडीशन उनकी कह लो, या फिजिकल कंडीशन भी उनकी थोड़ी सी इतनी परफेक्ट नहीं थी। बट उसके बाद भी शादी हो चुकी थी, एंड श्रुति की मदर ने श्रुति के फादर के साथ साथ उनके पूरी फैमिली को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने भी श्रुति की मदर को एक्सेप्ट किया, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें शुरू ऐसे हुई कि जब श्रुति की मदर इनके परिवार में आई थी, तो उनको जिस घर में आई थी, उनका खुद का अपना घर था, एंड जिस घर में वो आई थी वहाँ पे उनको कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस होने लगे थे। अच्छा, श्रुति के फैमिली के बारे में बता दूं उस समय की। श्रुति की मदर, श्रुति के फादर, श्रुति के दादा और दादी, ये सब साथ में ही रहते थे। तो हुआ क्या कि शादी की 1 साल बाद श्रुति का जन्म हुआ, एंड उसके बाद जब श्रुति की मदर फिर से प्रेग्नेंट थी तो अच्छा हुआ क्या कि उस फैमिली में जो श्रुति के दादाजी थे वो काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे, बट उनकी जो दादी थी उनको कुछ चीज़ों में मतलब जल्दी खुश नहीं किया जा सकता था। तो जब श्रुति की मदर दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उनकी दादी ने एक इच्छा जाहिर की, जो कि अमूमन हमारे देश में ज़्यादातर लोग जाहिर करते हैं कि यार एक बेटी हो चुकी है तो अब एक बेटा हो जाना चाहिए। बट वो सिर्फ इच्छा नहीं थी, वो उनका एक, आप ये समझ लीजिए, जुनून था, या उनकी एक जिद थी कि अब तो बेटा ही होना चाहिए, जैसे कि सारी चीज़ें श्रुति की मदर के ही हाथ में हो। तो श्रुति की दादी ने भी सेम वही चीज़ करी जो हमारे देश की काफ़ी महिलाएं करती हैं अपने घर की महिलाओं के साथ में। उन्होंने काफ़ी उनको प्रेशराइज किया श्रुति की मदर को कि बेटा होना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी ऐसी झाड़ फूक या काफ़ी ऐसे वैद्य हकीमों की दवाइयाँ श्रुति की मदर को खिलाईं। और पीछे एक उनके घर के पीछे एक स्टोर रूम था, वहीं पर वो श्रुति की मदर को एक दवा खिलाती थी जिससे बेटा हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा तो नहीं हुआ उनकी दादी के हिसाब से। लेकिन श्रुति की एक छोटी बहन हुई, लेकिन अब वो शायद उस दवा का असर था या ऊपर वाले की मर्जी थी कि श्रुति की जो छोटी बहन हुई वो एक स्पेशल चाइल्ड बॉर्न हुई। इस बात से इनकी दादी और ज़्यादा खफा हो गई, जबकि उनकी खफा होने लायक कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको स्टोरी ऐसी सुना रहा हूँ, जो रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, जो एक्चुअल में हमारे देश में चीज़ें होती हैं, तो अब मैं उसी तरह से आपको सुनाऊँगा। मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू अभी फ़िलहाल नहीं दूंगा तो आपको स्पेशली अलग से बता दूंगा। तो श्रुति की दादी बहुत ज़्यादा श्रुति की मदर को कोसने लगती थी बीच में, मतलब रोज़ के रोज़ उन्हें कभी ताने मिल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कि बताओ 2 बेटियां पैदा करती हैं, एक बेटा नहीं दे सकती थी मुझे, एंड सारी चीज़ें। बट श्रुति की मदर सारी चीज़ें चुपचाप सुनती रहती थी, बिकॉज उनका पूरा फोकस अपने बच्चों को पालने में था।
श्रुति के फादर भी अपनी मदर के आगे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन श्रुति के जो दादाजी जी थे वो कभी कभार श्रुति की मदर की साइड ले लिया करते थे। लेकिन अचानक से उनके दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या ऐसी बीमारी थी, बट फिर भी उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब रहने लगी एंड धीरे धीरे और ज़्यादा डिटोरिएट होते होते उनकी हेल्थ डिटोरिएट होती रही। एंड उसके बाद एक दिन श्रुति के दादाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब जो उनका एकमात्र सपोर्ट था वो भी घर में नहीं रहा। बट कहते हैं कि अगर कुछ बुरा होता है तो शायद कुछ अच्छा भी होता है, और अगर अच्छा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह से अच्छा हो, क्या पता उसके पीछे भी कोई बुराई छुपी है। ऐसा ही कुछ हुआ। जब श्रुति के दादाजी नहीं रहे तो श्रुति की दादी जो थी वो अपने उस शहर को छोड़कर दिल्ली अपने रिलेटिव्स के पास जाके रहने लगी। अभी घर में कौन रह रहा है? श्रुति, श्रुति के मम्मी पापा एंड श्रुति की सिस्टर। लेकिन जब उनकी दादी गई वहां से, तब घर में जो कुछ अजीबोगरीब चीजें पहले भी हो रही थी वो अचानक से बढ़ गई। अच्छा, पहले क्या होता था, जैसे कि श्रुति के पेरेंट्स सो रहे हैं, अचानक से रात में जैसे श्रुति के फादर को उनकी मदर बुलाती थी। एंड श्रुति के फादर जब उठ के बाहर जाते थे अपने रूम के, तो वो देखते थे कि उनकी मदर वहाँ पे है नहीं, जबकि उनकी मदर अपने रूम में सो रही होती थी। तो उनको लगता था कि शायद ये वहम है, लेकिन वहम तो एक दो बार होगा ना, अक्सर नहीं होता है। खैर, उस चीज़ को उस समय इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब श्रुति की दादी दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो एक बार श्रुति के फादर दिल्ली आए थे अपनी मदर से मिलने। एंड वहाँ से जब वो वापस अपने शहर लौटे, उसके बाद से वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। उनको अपने घर में कुछ शैडोज दिखने लगी। उनको ऐसा बार बार लगता है रात में आधी रात को कोई उनका नाम पुकार रहा है, कोई उन्हें बुला रहा है। एंड सिर्फ श्रुति की मदर को ही नहीं, श्रुति भी तब तक थोड़ी बड़ी हो गई थी, उसकी सिस्टर भी बड़ी हो गई थी, उनको भी इन चीज़ों का आभास होने लगा था। काफ़ी ऐसा लगता था कि जैसे कोई शैडो है जो उनके पूरे घर में घूम रही है, किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। बट तब भी उन लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन श्रुति तब तक इतनी बड़ी हो गई थी कि उन चीज़ों को महसूस अच्छे से कर पा रही थी, एक्सप्लेन भी कर पा रही थी। एक दिन श्रुति के मामा जी और नानी उनके घर आके रुके थे। देन हुआ क्या कि मामा जी उनके एक रूम में सो रहे थे एंड रूम के बाहर बालकनी थी। बालकनी में एक बल्ब था जो जल रहा था। अचानक से इनके मामा जी को ऐसा लगा कि उस रूम से कोई शैडो निकल के बालकनी में गई है एंड वो बालकनी में इधर से उधर टहल रही है। आधी रात की बात है। मामा जी तुरंत उठकर बालकनी में जाते हैं एंड वो देखते हैं कि वहां पे कोई नहीं है। एंड तभी अचानक से वो बल्ब जो है वो टिमटिमाने लगता है, फ्लिकर करने लगता है वो बल्ब। अच्छा दोस्तों, हमने काफ़ी ये मूवीज़ में भी देखा होगा कि जहाँ कोई ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वहाँ पे लाइट्स जो हैं वो फ्लिकर करने लगती हैं। देखिए, ये जो फिल्म में जो हम दिखाते हैं हमारी फिल्मों में, ज़रूरी नहीं हर चीज़ काल्पनिक हो। कुछ चीज़ें हम लोग मतलब रिसर्च करके ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। और इसके पीछे की साइंस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लाइट मेरी फिर से आई थिंक फ्लक्चुएट कर रही है, हर बार का है ये। एनीवे, अवॉइड कीजिए इसको। होता क्या है कि जब भी कोई पैरानॉर्मल शक्ति हमारे आसपास होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी लेती हैं। इनको इलेक्ट्रिसिटी सोर्स कुछ भी वहाँ पे होता है तो उससे एनर्जी लेती है। तभी आपने देखा होगा, फिल्मों में भी दिखाया है, प्लस रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि लाइट्स आपकी फ्लिकर करने लगेंगी, आपका फैन चलने लगेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी से ये लोग एनर्जी लेते हैं। या टीवी आपका एकदम से स्विच ऑन स्विच ऑफ होने लगेगा। तो ये चीज़ें सच होती हैं, ये चीज़ें झूठ नहीं होती हैं। उसी तरह जब मामा जी बालकनी में गए तो उन्होंने देखा वो बल्ब अचानक से फ्लिकर करने लगा एंड मामा जी बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने तुरंत बल्ब स्विच ऑफ किया एंड अपने रूम में आके वापस से लेट गए बेड पे। लेकिन तभी उनको ऐसा लगा कि वो शैडो जो उन्होंने बालकनी में जाती देखी थी वो बालकनी से अंदर आई है एंड उनके आसपास घूम रही है। उनको बहुत ज़्यादा डर लगा, बट उन्होंने उस वक्त कुछ रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा और वो चादर ओढ़कर सो गए। अगले दिन उन्होंने ये बात पूरी फैमिली को बताई। अच्छा, वो फैमिली पहले से सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी, तो उन लोगों को अब यकीन हो गया कि उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऊपरी हवा है, कोई पैरानॉर्मल शक्ति है। धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती रहीं। तो अच्छा हुआ क्या कि बिज़नेस के सिलसिले में फादर श्रुति के कई बार घर में ज़्यादा नहीं रहते थे, प्लस इनके मामा जी का भी ट्रैवल का काम था। तो श्रुति के जो मामा जी हैं एंड जो उनकी नानी है वो उनके ही घर में आके रहने लगे हैं, क्योंकि घर में दो बेटियां हैं, एक उनकी सिस्टर है माने श्रुति की मदर। तो एक घर में किसी का रहना किसी अपने का ज़रूरी होता है, वो भी तब जबकि उनके घर में ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। एक और चीज़ जो उनके घर में थोड़ी सी अजीब होती थी वो ऐसा था कि जैसे ये घर पे रहते थे एंड घर के बाहर जो मेन गेट है घर का बाहर निकलने के लिए सड़क पर, उससे पहले एक इनका आंगन टाइप का था
एंड जब वो लोग आंगन में खड़े होते तो रात के समय आपने गौर किया होगा कि रात के समय जो आसमान होता है वो हमें प्रॉपर काला नहीं नजर आता है, थोड़ा सा ग्रेइश, थोड़ा सा ब्लूइश प्लस ब्लैक वैसा नजर आता है। और हाँ, ये ऐसा आसमान उनको उनको भी नजर आता था, लेकिन उस घर के मेन गेट के बाहर। लेकिन जैसे ही वो मेन गेट से अंदर आते थे उनको पूरा आसमान एकदम ब्लैक नजर आता था। और ये कैसे हो सकता है कि घर के अंदर आप एक कदम आप अंदर खड़े हैं तो आपको एक आसमान एकदम काला नजर आ रहा है, जैसे ही आप एक स्टेप बाहर निकलते हैं आपको वो नॉर्मल आसमान नजर आता है। एक और चीज़ इन लोगों के साथ होती थी कि इनका जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे था, मतलब पूरा जो घर है, तो नीचे कोई और रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे। इनका जो ऊपर का टॉप फ्लोर था वो खाली था, बट उसके बावजूद रात में ऐसा उनको महसूस होता था जब ये लोग सोते थे कि जैसे ऊपर कोई सेकंड फ्लोर में कोई फर्नीचर खिसका रहा है या एक पर्टिकुलर पैटर्न में इधर से उधर टहल रहा है। ये सारी चीज़ें होती थी। और उनको अपने घर में एक अजीब सी किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती थी। श्रुति ने बोला कि जैसे ये लोग रात में वॉशरूम के लिए जाते थे तो ऐसा लगता था वॉशरूम में कोई बैठा, कोई एक गाना गुनगुना रहा है। ये लोग घर पे कुछ काम करते थे तो रात में लगता था कोई पर्टिकुलर कोने से कोई गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है या उनके बगल में बैठ के किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है, बट वहाँ कोई होता नहीं था उनके अलावा। ये लोग इतना ज़्यादा डर कर रहने लगे थे कि ये लोग रात में सोते ही नहीं थे। ये लोग दिन में किसी तरह अपनी नींद पूरी करते थे और रात में कोशिश करते थे कि किसी तरह इनको नींद आ जाए, बट इनके यहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, कभी किसी की शैडो का दिखना, कभी किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आना, कभी ऊपर से किसी के चलने का एक पर्टिकुलर पैटर्न सुनाई देना, कि ये लोग रात में चाह कर भी पीसफुली सो नहीं पाते थे। एक दिन ऐसे ही श्रुति की मदर जो हैं वो अलमारी साफ कर रही थी, कोई पुरानी अलमारी, तो उसमें से उन्हें एक अजीब सी चीज़ मिली। एक कागज़ था जो फोल्ड करके रखा हुआ था एंड उसके ऊपर से सेलो टेप बंधा हुआ था। जब उन्होंने उस सेलो टेप को हटाया, खोल कर देखा, तो उस कागज़ के अंदर कुछ टोटके लिखे हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ों का उनको प्रमाण मिला जिससे उनको ये समझ में आया कि वो कोई नॉर्मल कागज़ नहीं है, बल्कि उनकी फैमिली के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। उसमें क्या था वो मैं खुल के तो नहीं बता सकता। एक चार्ट बना था, जैसे एक कुंडली का चार्ट होता है हमारे यहाँ, ऐसे ही एक ब्लैक मैजिक का जो चार्ट होता है, प्लस कुछ एंटिटीज़ के उसमें नाम लिखे थे, उनका वाहन जैसे उनका किया गया हो, ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ से ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तुरंत तो एक्शन नहीं लिया। ऐसे उनके घर में बहुत सारी ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। एक दिन उनके मामा जी रात के वक्त जब अपने काम से लौटकर उनके घर आ रहे थे, तो वो सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था उनके पीछे उनके साथ साथ कोई और भी सीढ़ी चढ़ रहा हो। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए एंड बहुत तेज़ी से भागे ऊपर घर की तरफ। एंड जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, उनको ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई पकड़ के उनको खींच रहा हो अपने साथ ले जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, बट किस्मत से दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर आए। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने घर में सबको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तब उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को कंसल्ट किया, उनको अपने घर बुलाया। तांत्रिक बाबा जब उनके घर आए तो उन्होंने जैसे ही उनके घर में वो एंटर किए तो वो समझ गए कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, उनके घर के पीछे एक वरांडा था या आंगन था जिसमें एक तुलसी का पौधा था। तो जब उसके पास से तांत्रिक बाबा निकले तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक छोटा त्रिशूल हुआ करता था, वो कहाँ है? तब श्रुति की मदर को ध्यान आया कि जब वो शादी करके घर आई थी यहाँ पे इनके, तो उनका जो तुलसी का पौधा था उसमें एक छोटा सा त्रिशूल लगा हुआ था, जो शायद इनकी प्रोटेक्शन के लिए था या जिस चीज़ के लिए था। लेकिन जब से इनके दादाजी नहीं रहे थे उसके बाद से वो त्रिशूल उन्हें कहीं नज़र नहीं आया था, कहाँ चला गया पता नहीं। तो उन्होंने तांत्रिक बाबा से पूछा कि क्या है, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा पहले मैं एक बार सारी चीज़ें समझ लूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। तांत्रिक बाबा ने कुछ अपनी साधनाएं की, उस घर में कुछ क्रियाएं की, सारी चीज़ें जानने के लिए। तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है और ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। और जो तांत्रिक बाबा ने जो उनको चीज़ें बताई, जब एक राज खुल के आया तो पूरे घर की हालत खराब हो गई। अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, तांत्रिक बाबा ने उनके घर को क्या बताया था, आप ये खुद श्रुति की जुबानी सुनिए। थिंग्स टर्न्ड आउट कि मेरी दादी इज इनटू ब्लैक मैजिक। वो त्रिशूल जो मेरे दादू ने लगवाया था विधि विधाओं से, वो इस पर्पज से लगा था कि हमारे घर में, इस घर में पहले से 3 स्पिरिट्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट, तो वो हमें डिस्टर्ब ना करे या हमसे उनको कुछ ना हो, तो इस चक्कर में वो लगाया था कि एक बाउंड्री क्रिएट करी जाए। बट जब मेरी दादी गई तो उन्होंने वो त्रिशूल वहाँ तुलसी के पेड़ से हटा दिया था।
तांत्रिक बाबा ने बताया कि यहाँ पहले से ही कुछ एंटिटीज थीं, लेकिन उनसे बचने के लिए, उनसे बचाव के लिए जो श्रुति के दादाजी थे, उन्होंने उस त्रिशूल को अभिमंत्रित करके उस घर में लगाया था, तुलसी के पौधे के पास, जिससे उन एंटिटीज से घर वालों को कुछ नुकसान ना हो या घर वालों की वजह से उस एंटिटीज को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और वो एंटिटीज़ इनके घर में कहाँ से आई थी इसका कुछ पता नहीं था, शायद कहीं पहले से हों, या फिर हो सकता है कि उनकी दादी जो तंत्र साधनाएं करती थी, जो ब्लैक मैजिक करती थी, उस वजह से ही वो एंटिटीज़ उनके घर में आई हों। एंड ये इस बात के बारे में उनके दादाजी को शायद कहीं ना कहीं पता नहीं था। लेकिन तभी अचानक से इनके दादाजी की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी एंड एक दिन उनकी डेथ हो गई। तांत्रिक बाबा ने बताया कि जिस दिन उनके दादाजी की डेथ हुई थी, उसकी एक रात पहले जो इनकी दादी थी वो नाले में जाकर एक खोटा सिक्का फेंक कर आई थी। और ये एक प्रक्रिया होती है, एक ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया होती है, किसी को भी 30 दिन के या 40 दिन के अंदर शमशान पहुंचाने की। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से पर्सनली बताना चाहूँगा, एक डिस्कस करना चाहूँगा। होता क्या है ना कि हम लोग जो ये बोलते हैं ना कि यार अगर कोई हम ईश्वर का नाम लेंगे, भगवान का नाम जपेंगे तो कोई भूत प्रेत हमें अटैक नहीं करेगा, कोई भूत प्रेत या कोई ऐसी पैरानॉर्मल शक्तियाँ हमसे दूर हो जाएंगी। ठीक है, एक हद तक ये बातें एकदम सही हैं कि ईश्वर का नाम अगर आप लेंगे तो ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन करेंगे इन चीज़ों से। लेकिन एक चीज़ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ईश्वर का नाम लेने से या उनका मंत्र जाप करने से ये चीज़ें हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाती, लेकिन सिर्फ एक हद तक। अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक में और उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे मैं जो आप लोग हो, आप थोड़े से अवेयर हो सको इन सब चीज़ों के बारे में। इसलिए मैं स्टोरीज़ के बीच बीच में कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस फैलाने के लिए चीज़ें जो मुझे पता हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, उनको मैं आपसे डिस्कस करता चलूँगा। अगर आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और आप सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे, घर में पूजा पाठ करेंगे और हमको कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप गलत हैं। हमारे देश के इतिहास से जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने हर पूजा पाठ की, हर चीज़ की एक विधि बनाई है, एक विधि होती है, एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है उस पूजा करने की। लेकिन आज के समय में हम ये सब चीज़ें भूलते चले आ रहे हैं। ना हमें अच्छे से मंत्र उच्चारण करना आता है, ना हमें एक पर्टिकुलर पूजा को किस विधि विधान के साथ करना चाहिए उसके बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि आजकल हम लोग थोड़े से फ्री हो गए हैं, हम लोग थोड़े से फ्री भी नहीं कहूँगा, केयर फ्री हो गए हैं, या थोड़े से कंफर्ट जोन में चले गए हैं। और हम लोगों ने जो कुछ चीज़ें सुनी हैं कि सिर्फ ईश्वर का नाम लो, ज़्यादा पूजा करने से कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर का बस नाम ले लो भाई। हम देखो, हमसे इतना सब नहीं होता है कि हम इतने व्रत रहें, या हम इतने ये मंत्रोच्चार करें, या हम इतने पाठ करें, और हम इतनी विधि विधान के साथ पूजा करें। हम तो भाई बस ईश्वर का नाम ले लेते हैं, और ये तो भाई शास्त्रों में भी लिखा है कि ईश्वर का नाम ले लो कलयुग में और ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। देखिए, आप लोगों ने या हम लोगों ने सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं। जो हमारे पूर्वज शुरू से एक विधि विधान के साथ कुछ पूजाएं करते आए हैं, या कुछ पाठ करते आए हैं, मंत्र पढ़ते आए हैं, तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे। इसके पीछे की उनको साइंस कह लीजिए, या इसके पीछे का उनको एक्चुअल रीज़न पता था। लेकिन आजकल हम लोग क्योंकि इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि एक प्रॉपर विधि विधान के साथ पूजा करने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए हम बस एक्सक्यूज़ में बोल लेते हैं कि ईश्वर की भक्ति सिर्फ मन में होनी चाहिए। वहीं पे जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं, अगर सोचिए वो भी हमारी तरह सोचने लगे तो कभी कोई किसी पे ब्लैक मैजिक ना कर पाए। एक चीज़ हम कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करना चाहिए कि यार ईश्वर हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ होंगे, और होते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर वही ब्लैक मैजिक करने वाला ये सोचने लगे कि यार इसके ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक करना है और उसके ऊपर भूत आ जाए, इसके ऊपर चुड़ैल आ जाए, इसके ऊपर छलावा आ जाए, इसके ऊपर आत्माएं आ जाए, तो क्या सच में ऐसे बोलने से उसके आ जाएंगे सिर्फ? जी नहीं। ब्लैक मैजिक की एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, प्रॉपर विधि विधान के साथ लोग ब्लैक मैजिक करके किसी के ऊपर कोई हवा छोड़ते हैं, कुछ टोटका छोड़ते हैं, तब वो इतनी बुरी तरह से असर करती है कि उसको बचाने के लिए या उससे बचने के लिए सिर्फ ईश्वर का नाम लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको भी एक प्रॉपर प्रक्रिया के साथ, प्रॉपर विधि विधान के साथ ब्लैक मैजिक की कार्ड ढूंढनी ज़रूरी है। ऐसा ही इनके जो तांत्रिक बाबा आए थे, उन्होंने इनके घर को बताया, श्रुति के घर को, कि इनकी दादी जो थी वो उन्होंने पर्टिकुलर एक क्रिया के साथ में पूरे घर पे ब्लैक मैजिक कर रखा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके घर में एक बेटा पैदा हो। लेकिन श्रुति की मदर ने 2 बेटियों को पैदा कर दिया, और इस बात से उनको बुरा लग गया कि भाई ये बेटियां कैसे पैदा हो गई हमारे घर में। और इसलिए बदला लेने के लिए उन्होंने श्रुति की मदर, श्रुति की सिस्टर, सब पे ब्लैक मैजिक कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने खुद के बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी एक तरीके से अपने वश में करके रखा उन्होंने। ये सारी चीज़ें जब श्रुति और उसकी फैमिली को पता चली तो उन लोगों की हालत ख़राब हो गई। पहली चीज़, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कौन कर सकता है, अपने ही सगे परिवार के लिए कोई एक औरत ऐसा कैसे सोच सकती है। और ये बात सच है दोस्तों कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती है। इतिहास रहा है, ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ में। लेकिन आज मैं
ये वुमेन एम्पावरमेंट और ये इसके लड़का लड़की पे डिबेट करने नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन जब ये कहानी मैं सुनता हूँ या जब मैं सुन रहा था तो अंदर से एक तकलीफ़ हो रही थी। उस तकलीफ़ को मैं बयां नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज सच में हमारे देश में आज भी कैसी सोच के लोग हैं उनको मतलब एनीवे वापस से मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ, मैं वापस से उस पे आता हूँ। उन्होंने तांत्रिक बाबा से पूछा कि इन सब चीज़ों से हम कैसे बच पाएंगे, तो तांत्रिक बाबा ने कहा कि मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि 100% या पूरी तरीके से आप इन चीज़ों से बच जाएंगे, लेकिन जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो मैंने विद्या सीखी है, लोगों की मदद करने की जो मेरी एक इंटेंशंस है मेरे, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा कि आप लोगों के ऊपर आज के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने काफ़ी ऐसे पूजा, उनके यहाँ घर में पूजा पाठ कराई, काफ़ी क्रियाएं सीखी, काफ़ी तंत्र साधनाएं सीखी कि बड़ी मुश्किल से जाकर इन लोगों के घर से ये चीज़ें दूर हुई हैं। साथ ही तांत्रिक बाबा ने एक चीज़ और बताई जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसी एंटिटी हमारे घर में होती है या रात के वक्त जैसे हम सो रहे हैं, जैसे श्रुति के फादर को कई बार ऐसा लगता था कि उनकी मदर उनको बुला रही हैं, एंड वो जब जाकर देखते थे तो वहाँ कोई नहीं होता था। श्रुति ने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि जब वो घर में अपनी सो रही होती थी तो उनको ऐसा लगता था कि उनको कोई बुला रहा है, कोई अपना बुला रहा है रात के टाइम, एंड वो कई बार जाके बाहर देखती थी लेकिन कोई नहीं होता था। तांत्रिक बाबा ने जो ये चीज़ बताई कि कई बार अक्सर जो हमें रात में ऐसा लगता है किसी ने हमें हमारे किसी अपने ने हमें आवाज़ देके बुलाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई हमारा अपना हो, वो कोई एंटिटी भी हो सकती है। और ये बात सच है दोस्तों। इस पर मैं छोटा सा आपको और बताना चाहूँगा। होता क्या है कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये जनरली रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और इनको अगर किसी इंसान को पजेस करना होता है तो ये उसको रात में उसी के किसी अपने की आवाज़ में 3 बार आवाज़ देती हैं, लेकिन हमें उनकी आवाज़ का जवाब नहीं देना चाहिए। वो एक बार हमारा नाम बुलाएं, हमें नहीं बोलना चाहिए, 2 बार बुलाएं, नहीं बोलना चाहिए, 3 बार बुलाएं, नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई सच में कोई अपना हमें बुला रहा होगा तो वो 4थी बार भी आवाज़ लगाएगा, लेकिन अगर कोई एंटिटी होगी तो वो 3 बार से ज़्यादा आवाज़ नहीं लगाएगी। उस 3 बार में अगर आप बाहर नहीं गए या आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया तो शायद आप बच भी सकते हैं, लेकिन अगर उन 3 बार में आपने उनकी बात का जवाब दिया या आप उनको देखने के लिए बाहर गए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप पर हावी हो जाए, आपको अपने वश में कर लें। उसके बाद से उनके घर में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो नहीं रहीं, एंड आज भी ये लोग उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन जैसा तांत्रिक बाबा ने कहा था कि मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, तो वैसे तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है, लेकिन आज भी कभी ना कभी उनको एहसास होता है कि वो चीज़ें पूरी तरह से उनके घर से गई नहीं हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो, कोई बात आपको बोलनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सच्ची पैरानॉर्मल घटना हुई है, कोई ऐसी सच्ची कहानी है आपके पास, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, चाहे वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर अपने टेक्स्ट लिख कर। और मिलता हूँ बाकी आपसे अगले एपिसोड में, और बस यही हमेशा की तरह यही प्रे करूँगा कि भोलेनाथ की, महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, और आप जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें उतना ही बेहतर है। तो मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में एक अगली सच्ची कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय बाबा की। ओम नमः शिवाय।